गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 का अगला टॉपिक देखने वाले हैं। पहले टॉपिक में हम लोगों ने बात किया था, कुछ अनुच्छेद के बारे में बात किया था हम लोगों ने। अनुच्छेद 19 के बारे में थोड़ा सा बात किया था, अनुच्छेद 15 के बारे में हम लोगों ने बात किया था, और साथ ही साथ काम के तलाश में जो दिक्कतें आई थी मुंबई, जो बिहार यूपी के लोग जो मुंबई वगैरह जा रहे थे, उन सब जो दिक्कतें आई थी उन सबों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग का टॉपिक है आपका लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप, यानी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, उसमें सामाजिक विभाजन का कौन कौन सा स्वरूप होता है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या बात करता है। उपलिखित दृष्टांतों पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन के विभिन्न स्वरूप होते हैं और इस भेदभाव का विरोध अपने अलग अलग तरीके से भी होता है। क्या क्या होता है, जैसे हम लोग देखे थे क्षेत्र के आधार पर देखे थे, भाषा के आधार पर देखे थे, धर्म के आधार पर देखे थे। इन सभी आधार पे हम लोग देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोगों को सामाजिक विभाजन इन आधारों पे देखने को मिलता है। ठीक है, आगे क्या बात करता है, आपका क्षेत्रीय भावना के आधार पर सामाजिक बंटवारा और भेदभाव होता है। क्षेत्रीय भावना के आधार पर क्या होता है, आपका सामाजिक बंटवारा भी होता है एक, दूसरा भेदभाव देखने को मिलता है, और विरोध और संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। ये क्यों होता है कि मान लो उत्तर पूर्वी भारत के लोग हैं, वो दक्षिण भारत काम करने के लिए गए तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही हैं, या फिर इधर के लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है, इधर के लोगों का भाषा अलग है, इसके कारण हम लोगों को दिक्कत देखने का मिलता है। इसका चर्चा अगले अध्याय में किया गया, जिसमें आपको बेल्जियम, श्रीलंका, इन सब के बारे में डिटेल में पूरी तरह से बताया गया है। ठीक है, मुंबई, दिल्ली तथा कोलकाता में उत्तर भारत के बिहारी तथा उत्तर प्रदेश के लोगों के विरुद्ध हिंसात्मक व्यवहार इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अभी बात किए थे आपको कि क्षेत्रीय आधार पे जो विभाजन है, इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि काम के सिलसिले में जो लोग जाते हैं आपके यहाँ से, लोग यहाँ आपके जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद जो आपके काम वगैरह करते हैं, वहाँ पे इन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी मुंबई में, जो किया गया था, ये सारी चीजें गलत होती हैं और गलत की जाती हैं। ये नहीं होना चाहिए हम लोगों के साथ। हम लोगों को क्षेत्रीय आधार पे नहीं करना चाहिए इन सब चीजों को। नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव का सटीक उदाहरण मैक्सिको ओलंपिक 1968 के पदक समारोह में देखा जा सकता है। मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था? 1968 में। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये आपके टीआरई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपका। इसमें हुआ क्या था, तो इसमें यह हुआ था आपका कि ओलंपिक मुकाबले के 200 मीटर की दौड़ के पदक में समारोह विजेता जो थे आपके एफ्रो अमेरिकी और टॉमी स्मिथ, ठीक है, ये अफ्रीका अमेरिका के थे आपके। टॉमी स्थित और जॉन कार्लो नामक व्यक्ति इस समारोह में अमेरिकी अस्मिता पर अत्याचार और नस्ल आधारित भेदभाव को अपने व्यवहार से उजागर किया था। ये दोनों लोग जीत गए थे, जीतने के बावजूद इन्होंने क्या किया, जो अमेरिका में आप लोगों को अश्वेत के खिलाफ जो देखने को मिलता है, अमेरिका में जो अश्वेत लोगों के खिलाफ देखने को मिलता है, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है, इनके खिलाफ इन लोगों ने बातचीत की। और कौन लोग थे इसके सपोर्ट में, इनके सहयोग में कौन से थे? पीटर नॉर्मन, जो कि अमेरिका के भी नहीं थे और ना ही अश्वेत थे। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी जॉन कार्लेस और स्मिथ का साथ देकर आपका मैक्सिको ओलंपिक का पदक समारोह में क्या किया था, विरोध किया था आपका। ठीक है, ये चारों नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। मेनली आपको नाम याद रखना है टॉमी स्मिथ, दूसरा याद रखना है आपका जॉन कार्लोस, तीसरा आपको याद रखना है पीटर नॉर्मन। इन तीनों लोगों ने जो अमेरिका में जो आप लोगों को देखने को मिलता है कि विरोध किया जा रहा था अमेरिका में, लोगों के अश्वेत लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था, उनके खिलाफ इन लोग तीनों लोगों ने मैक्सिको ओलंपिक में अपनी आवाज उठाई थी। ठीक है, आगे क्या बात करता है, बेल्जियम एवं श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर मौजूद था। हम लोग क्या बात किए थे, हम लोग बेल्जियम का अगर बात करें, बेल्जियम का, तो बेल्जियम में हम लोग देखे थे कि ब्रुसेल्स में लोग बहुत सारे थे, जहाँ पे फ्रेंच और डच बोलने वाले लोग थे आपके। कुछ लोग थे जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते थे आपके। यहाँ पे भी आपको क्षेत्रीय आधार पे तो विभाजन देखने को मिलता ही है, क्षेत्रीय आधार के साथ साथ आप लोगों को भाषा के आधार पे भी ये विभाजन देखने को मिलता है। ठीक है, श्रीलंका में बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पे दिखाई देता है। ये हम लोग अगले चैप्टर में बात कर लेंगे श्रीलंका के बारे में।
भारत में सामाजिक विविधता कई रूपों में है। भारत में सामाजिक विविधता का बात करोगे तो बहुत सारे रूपों में सामाजिक विविधता देखने को मिलती है, जिसमें हम लोग पीछे भी बात किए थे, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, इन आधारों पे हम लोग भारत में सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है और इन आधारों पे हम लोग बहुत ज़्यादा बँटे हुए हैं, ठीक है? इन आधारों पे बँटे होने के कारण ही हम लोगों के ऊपर क्या किए थे, ब्रिटिशर्स आपके आके राज करके इतने लंबे टाइम तक गए थे। हम लोगों को इन सब आधारों पे जो सामाजिक विभाजन पाया जाता है, हम लोगों को सद्भाव के साथ रहना चाहिए। इन सब भेदभाव को के रहते हुए भी हम लोगों को इन सब चीज़ों को हटा के चलना चाहिए, ताकि हमारा समाज एक बेहतर तरीके से चल सके, हमारा समाज एक बेहतर तरीके से जी सके, ठीक है? अगला टॉपिक आपका क्या बात करता है? अगला टॉपिक आपका बात करता है सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति। ये सामाजिक भेदभाव और विविधता जो है हमारे समाज में आती कहाँ से है? इन चीज़ों के ऊपर इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि ये आई कहाँ से? ठीक है? क्या वो कहते हैं, व्यक्ति को समुदाय या जाति चुनाव करना उसके बस की बात नहीं होती। हम लोग जानते हैं कि हमारी जाति हो या फिर समुदाय हो, ये हम लोगों के बस में नहीं होता है कि हम लोग किस वंश में जन्म लेंगे, किस जाति में जन्म लेंगे। जहाँ हमारा जन्म होता है, जहाँ हमारा जन्म होता है वहीं हमारी जिस जाति में जन्म होता है वही जाति हो जाती है हमारा। जिस समुदाय में हम लोग जन्म लेते हैं उसी समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं हम लोग। जन्म के कारण कोई व्यक्ति किसी समुदाय का क्या हो जाता है, आपका सदस्य हो जाता है। दलित परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा उस समुदाय का स्वाभाविक सदस्य हो जाता है। अभी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जिस जाति में जन्म लेते हैं उसी जाति का हम लोग सदस्य हो जाते हैं। अब इसी में बात करें, स्त्री, पुरुष, काला, लोड़ा, गोरा, लंबा, नाटा आदि जन्म का परिणाम है। ये सब क्या है, कोई स्त्री है तो वो जन्म का परिणाम है आपका, कोई पुरुष है ये जन्म का परिणाम है आपका, इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। काला है कोई, ये जन्म पे आधारित है आपका। गोरा है ये जन्म पे है आपका। लंबा है, नाटा है, इन सबों में व्यक्ति का कोई भी हाथ नहीं होता है, ठीक है? इस तरह का जो सामाजिक विभाजन होता है, इस तरह के सामाजिक विभाजन जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहलाता है। यानी जो भी तरह का आपका, कि कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, इस तरह का जो सामाजिक विभाजन है, ये जो आधारित होता है, यही जो विभाजन है, इसी को हम लोग सामाजिक विभाजन कहते हैं, ठीक है? अब ये तो हो गया जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, ठीक है? अब जरूरी नहीं है कि हर विभाजन जो हो, हर सामाजिक विभाजन जो हो वो जन्म पे आधारित हो। कुछ सामाजिक विभाजन है वो कि हम लोग अपनी इच्छा पे भी निर्भर करता है। जैसे आपका क्या है, कई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है और दूसरे समाज का सदस्य बन जाता है। जैसे आपके अनुच्छेद में 25 में बोला गया है कि आप चाहे तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार का रोक नहीं है। तो उसमें क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अपने मन से धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और आपका क्या है, दूसरे समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि नास्तिक बन जाते हैं, हालांकि उस परिवार के सभी सदस्य आस्तिक ही क्यों ना हो। बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपके घर में 6 लोग हैं, हो सकता है 5 लोग भगवान को मानते हो, परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लोग उसी परिवार में आपके भगवान को नहीं मानते होंगे। तो वो क्या है, आपका आस्तिकों के बीच में वो एक नास्तिक बन जाता है। इसी परिवार आपको किसी भी कोई भी समु परिवार में चले जाओ, समुदाय में चले जाओ, बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव धर्म है, किसी पे भी विश्वास कर सकता है। ये आपके आदमी के इच्छा पे निर्भर करता है कि एक ही परिवार के सदस्य आपके क्या है, विभिन्न-विभिन्न पेशा चुन सकते हैं। तो ये क्या है आपका, पेशा के आधार पे भी सामाजिक विभाजन आपको देखने को मिलता है। पेशा के आधार पे भी आपको सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है कि हम लोग कौन-सा काम करेंगे, कौन-सा कहाँ पे काम करेंगे, ये हम लोगों को देखने को मिलता है। यह संभव है कि एक ही परिवार के कई लोग, कोई किसान होगा, कोई सरकारी नौकरी में होगा, कोई व्यापारी होगा, कोई वकील होगा, आदि पेशा को अपनाते हैं। फलतः उनका समुदाय अलग हो जाता था। समुदाय के हित साधना एक दूसरे के विपरीत भी हो सकती है। हो सकता है कि कुछ चीजें हैं वो आपके लिए सही हो मगर किसी और के लिए गलत हो सकती हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो आपके लिए सही है वो किसी और के लिए भी सही होगा।
ठीक है, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। यानी कि हम लोग मेनली क्या बात किए यहाँ पे, हम लोग देखें कि सामाजिक विभाजन 2 तरीके से हो सकता है। सामाजिक विभाजन 2 आधार पर। पहला क्या था आपका? पहला था आपका जन्म के आधार पर। और दूसरा क्या था आपका? व्यक्ति खुद जो चुनता है कि हमको कौन सा पेशा अपनाना है, कौन सा कार्य करना है हमको, कौन सा धर्म अपनाना है, ये व्यक्ति के हाथ में होता है। धर्म तो जिसमें जन्म लेता है वो उसका धर्म का होता है, परंतु आगे चल के वो अपना धर्म परिवर्तन भी करके अपना समुदाय को अलग कर सकता है। जन्म के आधार पे क्या है? जन्म के आधार पे हो गया आपका काला है, गोरा है, स्त्री है, पुरुष है, इन सब चीजों पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे क्या बात करता है आपका अगला टॉपिक? अगला टॉपिक आपका बात करता है कि सामाजिक विभिन्नता क्या चीज है और सामाजिक विभाजन क्या चीज है। सामाजिक विभिन्नता अलग 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 चीजें हैं, और सामाजिक विभाजन क्या है, इन दोनों के बीच में हम लोगों को अंतर देखने को मिलता है। ये क्या अंतर है, इसको हम लोग इसमें टॉपिक में आपका देखने वाले हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है आपका? ये बात करता है कि कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है। ये जरूरी नहीं है कि जितनी भी आपकी विभिन्नता समाज में देखने को मिलती है वो सामाजिक विभाजन का आधार हो। संभव हो भिन्न समुदाय के विचार भिन्न हो सकते हैं, परंतु हित समान होगा। हो सकता है जैसे मान लो एक प्लेग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे 4-5 बच्चे खेल रहे हैं। जरूरी थोड़ी है कि सभी एक ही धर्म के होंगे, सभी अलग अलग धर्म के भी हो सकते हैं, सभी अलग अलग जाति के भी हो सकते हैं, परंतु सभी बच्चे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है आपका क्या कि सामाजिक विभाजन, जो सामाजिक विभिन्नता हम लोगों को देखने को मिलती है उसके कारण यहाँ पे विभाजन हो। विभाजन नहीं है, यहाँ पे सभी लोग क्या कर रहे हैं? एक जगह पे आके आपके बैठ के खेल रहे हैं। जैसे कि मुंबई मराठियों के हिंसा का शिकार व्यक्तियां की जातियां भिन्न थी, धर्म भिन्न होंगे, लिंग भिन्न हो सकता है, परंतु उनका क्षेत्र एक ही था। जैसे थोड़ी हम लोग बात किए थे पीछे मुंबई के बारे में, क्या कि मुंबई में क्या था? क्षेत्र के आधार पे था, बिहार, यूपी, यहाँ के लोग वहाँ पे क्या करने के लिए गए थे? आपके काम करने के लिए गए थे। तो वहाँ पे ये थोड़ी देखा गया कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, कौन सा भाषा बोलता है, ये सारी चीजें नहीं देखी थी। स्त्री है, पुरुष है, ये सारी चीजें वहाँ पे नहीं देखी गई थी। वहाँ पे क्या देखा गया था कि आपका सभी के सभी क्या है? उत्तर भारतीय थे, इसीलिए उनके साथ क्या हो गया? भेदभाव हो गया था। ठीक है, उनके हित क्या थे? उनका हित समान था, और वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। यही कारण है कि सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाता है। यानी समाज विभाजित है तो इसका जरूरी नहीं है कि जो सामाजिक विभिन्नता हम लोगों को देखने को मिलती है उसके कारण समाज विभाजन हो। यद्यपि सामाजिक विभाजन के कारण लोग विभेद की विचारधारा जरूर बनाते हैं, परंतु यही विभिन्नता कहीं कहीं पर समान उद्देश्य के कारण मूल का भी काम करता है। हो सकता है मान लीजिए कि सामाजिक विभाजन है कहीं पे, ठीक है, या सामाजिक विभिन्नता है कहीं पे, ये विभिन्नता का कारण क्या है? लोग अपना एक अलग विचारधारा बना लेते हैं कि वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, अन्य कई प्रकार की चीजें बना लेते हैं। परंतु कहीं कहीं पे होता है कि लोगों का अगर हित मिल गया तो वो लोग क्या करते हैं? ये सारे लोग मिलके एक समाज में रहने वाले और एक साथ अपना काम बार वगैरह करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय भारतीय समाज के विभिन्न सदस्य हो सकते हैं, परंतु अपने समूहों के सीमाओं के परे उनका समान उद्देश्य के कारण समानता थी, और यही कारण है कि भारतीय छात्र कुछ उपद्रवी ऑस्ट्रेलियाई के हिंसा के शिकार हुए थे। अब मानो कोई भारत से कोई व्यक्ति, भारत से कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया गया आपका पढ़ने के लिए, ठीक है, अब वो भारत के कई अलग अलग क्षेत्र से गया होगा, अलग अलग जाति का होगा, अलग अलग धर्म का होगा, अलग अलग संप्रदाय का होगा, और बहुत सारी चीजें हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया में वहां पे आपका बहुत सारा बच्चा है जो कि ऑस्ट्रेलिया के जो लोग थे उन्होंने ये नहीं देखा कि ये लोग क्या हैं, किसी धर्म के हैं, किसी जाति के हैं। यस, इंडिया में उनका क्या था? इंडिया में उनका सामाजिक विभिन्नता थी, परंतु ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? उनके साथ
ये सारी चीजें नहीं, उनको सीधा देखा गया कि ये सब भारतीय हैं, जिसके कारण इनके साथ क्या हो गया, आपका गलत हो गया। ठीक है, उसी प्रकार क्या था, कार्लोस और स्मिथ, ये दोनों क्या थे, अफ्रीका के थे, अफ्रीका अमेरिकी थे, यानी अफ्रीका में जन्म लिए होंगे और अमेरिका में रहते थे। एक दृष्टि से समान थे अर्थात, और श्वेत अमेरिकी थे। ठीक है, तथापि नॉर्मन का बात करें तो ये क्या है, श्वेत ऑस्ट्रेलिया था। परंतु तीनों में एक समानता तो थी कि वे तीनों नस्लवाद के खिलाफ थे। यहाँ पे क्या है, कुछ लोग साउथ अफ्रीका के हैं, कुछ अमेरिकन हैं, उसके साथ कुछ ऑस्ट्रेलियन हैं। इन तीनों का विचार क्या हो गया, इन तीनों का विचार एक हो गया कि ये जो अश्वेत के खिलाफ जो ये धारणा चली आ रही है, अश्वेत के खिलाफ जो ये विद्रोह, हिंसक विद्रोह जो हो रहा है, या अन्य कई प्रकार की चीजों जो भेदभाव हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इस आधार पे ये तीनों क्या हो गए, इस आधार पे ये तीनों एक साथ हो गए आपके। ठीक है, आगे क्या बात करता है, ये सभी हिंदू धर्मावलंबी, ईसाई धर्मावलंबी, जैन धर्मावलंबी, बौद्ध, मुस्लिम एक ही समुदाय और जाति के सदस्य हैं। यद्यपि धर्म के आधार पर उनमें एकता हो सकता है, परंतु संभव हो कि क्षेत्र, जाति, लिंग आधार पर उनमें विपरीत विचारधारा हो। हो सकता है कि मान लो आपको कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो उन सभी लोगों के बीच में आपको हो सकता है कि इन आधार पे क्या हो, एकता देखने को मिलता हो। परंतु इसी में क्या है, आपको जाति के नाम पे, नस्ल के नाम पे, लिंग के नाम पे, इन आधारों पे आपको विभाजन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अलग अलग धर्म के लोगों को एक समुदाय के सदस्य होने के कारण अथवा एक नस्ल, जाति, रंग के कारण एक विचारधारा का पोषक हो सकता है। हो सकता है कि अलग अलग धर्म का हो, परंतु उनका कलर एक हो सकता है उनका जाति एक हो, इसके कारण विचारधारा भी अलग हो सकती है और एक साथ हो भी सकती है। एक ही संयुक्त परिवार के गरीब और अमीर सदस्यों के बीच विचारधारा का संघर्ष हो सकता है। विचारधारा का संघर्ष किसी के साथ भी हो सकता है आपका। अगर विचारधारा के संघर्ष का बात करें तो आपका और आपके भाई का, दोनों का विचारधारा एक हो, ये संभव नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। निष्कर्ष पे क्या पहुंचते हैं कि हम सभी को एक से ज्यादा पहचान हो सकती है, वे एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हमारी पहचान एक से लेकर हो सकती है कि हम लोग एक जाति के हो सकते हैं, एक हमारा एक सामूहिक पहचान है, दूसरा एक रंग के हो सकते हैं, एक लंबा हो सकते हैं हम लोग, नाटा हो सकते हैं हम लोग, पेशा हमारा एक हो सकता है। इन सब आधार पे हम लोग एक हो सकते हैं और इन्हीं सारी आधार पे हम लोग अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, वाक्य में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि हर संदर्भ में हमारी पहचान अपना एक स्वरूप बनाती है। हर संदर्भ में, जैसे गोरा है तो ये हमारा एक क्या कर रहा है, पहचान बना रहा है। लंबा है तो ये भी हमारा एक क्या कर रहा है, पहचान बना रहा है। जाति है हमारा, ये भी क्या कर रहा है, एक प्रकार का पहचान बना रहा है। धर्म है, ये भी क्या कर रहा है, हमारा एक प्रकार का पहचान बना रहा है। ठीक है, अब बात करता है सामाजिक विभाजन एवं विभिन्नता में अंतर। ये कौन सा अंतर है आपका, सामाजिक विभाजन कब होता है, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विविधताओं के ऊपर और बड़े हो जाते हैं। जैसे क्या है, जैसे आपका क्या है, एक ही समाज में अगर स्वर्ण और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है। क्यों, क्योंकि दलित आपका क्या है, पूरे देश में आमतौर पर गरीब, वंचित, बेघर और भेदभाव का शिकार है, जबकि स्वर्ण आमतौर पर संपन्न और सुविधा युक्त है। ये जब विचारधारा आती है, ये जब सामाजिक विभिन्नता हम लोगों को देखने को मिलता है, इसके कारण आप लोगों को क्या है, धीरे धीरे सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है। अर्थात क्या है, आपका दलित क्यों महसूस होने लगा है कि वो दूसरे समुदाय के हैं। इसी आधार पे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, तो ये लोग महसूस होने लगता है कि वे समुदाय के हैं तथा सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत सामाजिक विभाजन है। जैसे देखो, क्या बात करता था आपका, आपका बात कर रहा है जैसे कि मान लो ये कुछ लोग हैं, ठीक है, ये कुछ लोग हैं। अब इनमें मान लो दो तरह के लोग रहते हैं, एक है जो आपका दलित समुदाय का रहता है आपका, दूसरा आपका स्वर्ण समुदाय के लोग रहते हैं। तो दलित समुदाय को जो असुविधा देखने को मिलती है,
ये जनरली देखने को मिलता है। जो असुविधा देखने को मिलती है, उस असुविधा के आधार पे इन लोगों को न लगता है क्या कि हम लोग इस समाज से अलग हैं या इस समाज से हम लोग क्या हैं, पिछड़े हुए हैं। इस आधार पे जो धीरे-धीरे जो स्थिति पैदा होती है, जो विभाजन पैदा होता है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि जो विभिन्नता के कारण विभाजन जो देखने को मिलता है, इसके कारण क्या है, आपका सामाजिक विभाजन और सामाजिक भिन्नता देखने को आपको मिल जाती है। कभी-कभी क्या दिखाई पड़ता है आपका कि सामाजिक असमानताएँ कई समूह में मौजूद रहता है। अर्थात किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे होते हैं, जबकि दूसरे मुद्दे पर दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है। मान लो आप एक परिवार के हो, एक जाति के हो, अब मान लो हो सकता है कि आप दोनों का बहुत सारा ऐसा होगा, राजनीति है, मान लीजिए राजनीति को ही ले लेते हैं थोड़ा एग्जाम्पल में, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस आधार पे आपका क्या देखने को मिलता है, हो सकता है आप लोग वोट देने के लिए जाए तो दो लोगों का विचार एक हो, परंतु यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप लोगों का क्या है कि आप लोगों का बहुत सारी भिन्नताएं भी हो सकती हैं कि आप लोगों का दोनों का विचारधारा एक से नहीं मिलता हो। सभी धर्मों में दलित एवं वंचित वर्गों का हित समान होता है, अतः समाज हित के मुद्दे में एकता रहती है, जबकि धार्मिक दृष्टिकोण में अंतर एवं तनाव की स्थिति बन सकती है। जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ हिंदू में ही आपको स्वर्ण और दलित जाति देखने को मिलती है, मुस्लिम में भी ये विभाजन देखने को मिलता है। इन दोनों का क्या है, इन दोनों का सामाजिक जो स्थिति है, इस पे इनकी जो विचारधाराएं हैं, इन वो एक हो सकती हैं, परंतु जब धार्मिक स्थिति का बात करें, जब धार्मिक स्थिति का बात करें, तो इन दोनों का विचारधारा आप लोगों को अलग-अलग देखने को मिल सकता है। ठीक है? ये हम लोगों को देखने को मिलता है। अब आगे क्या बात करता है, विश्व स्तर पर भी यह विभाजन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उदाहरण के रूप में क्या है, उत्तरी आयरलैंड आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ईसाई बहुल देश हैं। अब यहाँ पे क्या है, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों एक ही धर्म के मानने वाले लोग वहां पे देखने को मिलते हैं, परंतु यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ लोग आपको प्रोटेस्टेंट और कुछ लोग आपको कैथोलिक, ये दो खेमों में आपके क्या हैं, बटे हुए हैं। परंतु दोनों गुटों के बीच सामाजिक विभाजन का आधार एक जैसा नहीं है। दोनों जगहों पे क्या है, आपका एक जैसा आधार नहीं है। उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय गरीब एवं वंचित हैं। उत्तरी आयरलैंड के आपके क्या है, जो कैथोलिक समुदाय जो आपका उत्तरी आयरलैंड में पाया जाता है, वो गरीब है, वंचित है, लंबे समय से वे शोषण का शिकार हैं। एवं उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गाढ़ी समानता है। उत्तरी आयरलैंड में क्या है, आपका सभी लोग गरीब हैं लगभग, तो उनमें वर्ग और धर्म के बीच में क्या है, समानता देखने को मिलती है। परंतु अगर दूसरे शब्दों में हम कहें, तो उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक के बीच संपूर्ण रूप से समानता एवं एकता दिखाई देती है। मगर नीदरलैंड का जब हम लोग बात करते हैं, तो नीदरलैंड में क्या है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों अमीर गरीब है। अब नीदरलैंड में क्या है, एक तो आपका बात करता है आयरलैंड का, आयरलैंड में सिर्फ कैथोलिक समुदाय है जो कि पूरी तरह से क्या है, आपका गरीब है और वंचित भी है। मगर नीदरलैंड में क्या है, आपका दोनों समुदाय है, कैथोलिक भी है, प्रोटेस्टेंट भी है। मगर दोनों में क्या है, आपका गरीबी भी देखने को मिलता है और अमीरी भी देखने को मिलता है। अतः क्या है, आपका उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच सीधे रूप से मारकाट चलते रहता है। यहाँ पे ये दोनों लोग क्या है, अक्सर आपके ये दोनों लोग लड़ते रहते हैं, जबकि नीदरलैंड में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ धर्म और वर्ग के बीच में कोई मेल दिखाई नहीं देता है। कोई भी देश चाहे छोटा हो या बड़ा, सामाजिक विभाजन और विभिन्नता स्पष्ट रूप से वहाँ पे दिखाई देती है। वहाँ पे सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है आपको, धर्म के आधार पे सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है आपको, और वहीं पे आपको धर्म के आधार पे आपको सामाजिक विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है कि वहाँ पे आपको समुदाय के कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं। ठीक है? आगे क्या बात करता है आपका, आगे बात करता है टकराव एवं सामंजस्य लोकतंत्र की सीढ़ियां हैं जिससे गुजरकर ही लोक सत्ता अपनी नीतियां निर्धारित करती हैं। एक ही समुदाय में आपका क्या है, टकराव भी है, एक ही समुदाय में आपका क्या है, वहां पे बनाव भी देखने को मिलता है। यही कारण है कि ये लोकतंत्र की क्या है, आपकी सीढ़ियां हैं कि लोकतंत्र में क्या है, ये नीतियां आसानी से निर्धारित नहीं हो पाती, बल्कि प्रतिद्वंद्विता के कारण कठिन परिवेश से गुजरते हुए सामंजस्य का माहौल बनाने का प्रयास करता है। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र यही तो है आपका कि टकराव का जो स्थिति है या फिर दोनों में बनाव का जो स्थिति है, इसी में आपका क्या है, बहुत सारी चीजों के रूप में उसको स्पष्ट करने का कोशिश करता है। और इसको जो प्रतिद्वंदता जो देखने को मिलती है, इसमें लोकतंत्र क्या करता है, आपको सामंजस्य स्थापित करने का कोशिश करता है। पुनः परिस्थिति के परिणाम स्वरूप सभी संघर्ष गुट अंततः इसे स्वीकार कर लेते हैं और नीतियां निर्धारित हो जाती हैं।
सभी लोग क्या है, मान लो विभाजन देखने को मिल रहा है, विभिन्नताएं देखने को मिल रही है, अन्य कई प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है, परंतु सभी लोग क्या करते हैं, लोकतंत्र में रह रहे हैं हम लोग, तो लोकतंत्र में क्या है आपका, सभी लोग धीरे धीरे इन सब बातों को मानने लगते हैं और मानकर इन पे अपना विचार रखते हैं और विचार रख के आपका क्या है, समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, इसी में क्या है आपका, पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियां एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मुहिम कई वर्ष पहले शुरू की गई थी। ये हम लोगों को बहुत सारे जगहों पे देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, इसका बात करें तो अगले चैप्टर में हम लोग श्रीलंका का बात करेंगे। वहाँ पे बहुत सारे समुदायों के बीच में आपका क्या है, कोशिश किया गया कि सिंहली समुदाय को, जो बौद्ध धर्म के लोग मानते थे, उनके लिए बहुत सारे जगहों पे आरक्षण का प्रावधान किया जाए। हमारे भारत में बात करें तो हमारे भारत में क्या है, ये काला कालेश्वर से लेकर रिपोर्ट से लेकर मंडल आयोग की सिफारिशों के बीच जद्दोजहद तथा हिंसक तनाव के बीच आरक्षण की व्यवस्था लागू हो पाई। अब थोड़ा सा हम लोग काका कालेकर समिति और थोड़ा सा मंडल कमीशन के बीच में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला देखते हैं हम लोग, आपका बात करता है काका कालेकर समिति। ठीक है, ये क्या था, ये आपका पिछड़ा वर्ग आयोग था। ठीक है, पहला पिछड़ा वर्ग आया था, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था, जिसका कि गठन आपका 1953 में किया गया था। ठीक है, रिपोर्ट जो है इनका 1956 में दिया गया था। ठीक है, इसमें आरक्षण की बात की गई थी। दूसरा बात करोगे दूसरा बात क्या था यहाँ पे, मंडल आयोग का। तो बाबू मंडल आयोग दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था। ठीक है, ये काका कालेकर समिति का जो गठन हुआ था, ये हुआ था कि इसमें क्या है, पिछड़े वर्गों का पहचान करना है और उसको कितना आरक्षण वगैरह देना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बात है। परंतु बहुत सारी कठिनाइयों के कारण ये आपका लागू नहीं हो पाया था। इसी के कारण 1979 में, कब, 1 जनवरी 1979 को मंडल आयोग का गठन किया गया। ठीक है, गठन ये बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। बीपी मंडल, ये बीपी मंडल कौन थे, ये तो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे ही, साथ ही ये बिहार के मुख्यमंत्री थे, ये याद रखिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 1989 को। इस समय आपके प्रधानमंत्री थे आपके मोरारजी देसाई। ठीक है, और राष्ट्रपति थे आपके इस समय नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद इन्होंने दिया था कि 27% जो है वो पिछड़ा वर्ग को, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यानी कि आरक्षण मिलना चाहिए। ये 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, कहाँ चला गया, 27% ओबीसी रिजर्वेशन का बात बीपी मंडल कमीशन के द्वारा किया गया था। उसके बाद फिर भारत के प्रधानमंत्री आए आपके बीपी सिंह, जो कि आपके 1990 में ये क्या किया, आपका लागू करने का काम किए थे। इससे याद रख लीजिएगा, मंडल आयोग की सिफारिश पे ही जो आपका 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया था, इसी में इंदिरा साहनी केस भी हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें कि केस हो गया था आपका। उसके बाद 1992 में कुछ सुधारों के साथ आपका ओबीसी 27% जो है ये आपका आरक्षण लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसको हम लोग क्लास 9th का जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग वहां पे देखेंगे। ठीक है, ऐसी जब भी स्थिति बनती है तो राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदता का माहौल पैदा हो जाता है और राजनीति पर जातीय लेबल लगना शुरू हो जाता है। अब मान लो इसमें क्या होता है, अब पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया तो इसमें राजनीति में जो विपक्ष में लोग होंगे वो लोग इनके ऊपर आरोप लगाने लगे। क्या आरोप लगाएंगे कि ये सरकार जो है वो सिर्फ पिछड़ा वर्ग के बारे में सोचती है। ठीक है, अन्य कई तरह का चीज देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आपका जाति का राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बाबू जाति का राजनीति के ऊपर बहुत
खतरनाक प्रभाव पड़ता है, ये कहने का बात नहीं है। यहाँ पे देखोगे अभी भी आपका क्या किया जाता है, अभी भी आपका किया जाता है, माना जाता है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी माना जाता है कि ये स्वर्ण समुदाय के जो लोग हैं वो अक्सर बीजेपी को वोट करते हैं। ओबीसी वाले जो लोग हैं ये आपके अक्सर माना जाता है कि ये ओबीसी समुदाय के जो लोग खड़े होते हैं उनको वोट करते हैं। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। क्या प्रभाव पड़ता है अगर जाति राजनीति पर प्रभावी हो जाता है और सामाजिक न्याय के आवरण तले राजनीति का दिशा निर्देशन होने लगता है। अब क्या है, मान लो, अब जानते हैं हम लोग, ये बोलने का जरूरत नहीं है कि सब लोग जानते हैं यहाँ पे क्या यादव समुदाय के लोग हैं तो वो उनको क्या है, लालू यादव को वोट देंगे बिहार में। आपको पता है कि मंडल समुदाय के लोग हैं तो वो नीतीश कुमार जी को वोट देंगे। ये सारे हमारे बिहार में देखने को मिलता है। तो क्या है आपका, अब वोट देते हैं तो लोगों को पता है कि हमको उनकी ख्वाहिशों का भी ध्यान में रखना है। तो ये भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। इसके कारण क्या होता है, भारतीय राजनीति के परिदृश्य में जब हम दृष्टिपात करेंगे तो ऐसे अवधारणों को हम जरूर परिचित होंगे। ये तो बिहार का ही एग्जाम्पल ले लिया आपको। यादवों के बीच में क्या है, ये मान्यता है कि ये वोट देगा तो किसको देगा, लालू यादव को देगा। कोई मंडल है तो माना जाता है कि इनको वोट देगा तो ये नीतीश कुमार को वोट देगा। कोई स्वर्ण जाति है तो माना जाता है कि इनको वोट देगा तो ये बीजेपी को वोट देगा। ये हमारे समाज में देखने को मिलती है। अर्थात राजनीति का हमारे जाति का हमारे राजनीति पे प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है। 70 के दशक का बात करें तो उसमें एक महाराष्ट्र के कवि थे नामदेव ढसाल, ये याद रखिएगा। उन्होंने ये कविता लिखी थी, सदियों तक सफर किया उन लोगों ने। अब ये कविता हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि जो राजनीति में जो जाति का प्रभाव, उसके ऊपर एक कविता लिखी गई थी जिनकी कवि थे उनके नामदेव ढसाल, वो महाराष्ट्र के थे, उन्होंने ये कविता लिखी थी। ठीक है, आगे क्या बात करता है, सत्ता के दशक की यह कविता कमोवेश संपूर्ण भारत के सामाजिक संरचना की ओर ध्यान आकर्षित कर बताता क्या है, यह कविता बताता है कि दलित जातियों के अस्तित्व की अवचर पहचान राजनीति से कोसों दूर थी। ये बताता है कि जो दलित समुदाय है इन लोगों का पहचान जो राजनीति से काफी दूर थी। ठीक है, ये पहचान आप लोगों को देखने को मिलता है। 70 के दशक में और क्या बात करता है, 70 के दशक में पूर्व भारत की राजनीति अवचेतना से हित समूह के बीच झूलती रही। दूसरे शब्दों में ये कहें कि अतिशक्ति नहीं होगी कि 1970 तक राजनीति में स्वर्ण जातियों का वर्चस्व रहा। यानी क्या बात करता है कि 70 का दशक यानी कि 1969 तक आपका क्या है, जो राजनीति है, इस राजनीति में आपका अपर कास्ट का देखने को मिलता है, क्या बोलबाला देखने को मिलता है। 70 से 90 के दशक तक स्वर्ण और मध्यम पिछड़े जातों के बीच सत्ता कब्जा को लेकर संघर्ष चलते रहा। यहीं पे आपको देखोगे 70 के बाद तो यहाँ पे आपको जयप्रकाश नारायण हो गया, आपके लालू यादव हो गए, आपके नीतीश कुमार जी हो गए, आपको इन सभी लोगों के बीच में क्या है, आपका स्वर्ण और मध्यम पिछड़ी जातियों के बीच में सत्ता को लेकर संघर्ष चलते रहा। और 90 के दशक के उपरांत, कब, 90 के दशक के उपरांत पिछड़ी जातियों का वर्चस्व तथा दलित की जागृत की अवधारणाएं राजनीतिक गलियारों में उपलब्ध कराती रही और नीतियों को प्रभावित करती रही। यानी बात कर रहा है यहाँ पे क्या, 70 के पहले बात कर रहा है, 70 के पहले राजनीति में आपका स्वर्ण का बोलबाला रहा। ठीक है, अब बात कर रहा है 70 से लेकर 90 के बीच, तो स्वर्ण जाति और आपका मध्यम पिछड़ी जाति, मध्यम पिछड़ी जाति, इन दोनों के बीच में आपको संघर्ष देखने को मिलता है। कौन सा संघर्ष है बाबू, और राजनीतिक सत्ता का संघर्ष है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और उसके बाद 90 के बाद क्या है आपका, 90 के बाद आपका क्या है, दलितों की उपस्थिति आपका धीरे धीरे राजनीति में देखने को मिलती है। भारतीय राजनीति के इस महामंत्र में पिछड़े और दलितों का संघर्ष प्रभावी रहा। आधुनिक दशक में वर्षों में राजनीति का पलड़ा दलितों और महादलितों के पक्ष में झुकाई दे रहा है। जैसे देखोगे आप लोग 90 के दशक का बात करें तो 90 के दशक के बाद बिहार के आपके क्या है, बिहार के मुख्यमंत्री का बात करते हैं, आपका बिहार के मुख्यमंत्री कौन रहे 90 के बाद देखोगे तो आपके ज्यादा टाइम तक लालू यादव देखने को मिलता है, ये आपकी पिछड़ी जाति से थे। उसके बाद देखोगे राबड़ी देवी देखने को मिलती है आपकी,
राबड़ी देवी के बाद आप देखोगे तो नीतीश कुमार देखने को मिलते हैं, ये भी आपकी पिछड़ी जाति से थे। नीतीश कुमार के बाद आपको जीतन राम मांझी देखने को मिलते हैं। ये आपको दलित समुदाय से देखने को मिलते हैं। तो 90 के बाद जो है बिहार की जो राजनीति है उसमें आपको दलितों और पिछड़ों का वर्चस्व धीरे-धीरे देखने को मिलता है। ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा-सा। आगे क्या बात करता है आपका? क्या बात करता है? भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की राजनीति का कमोबेश यही सूरत रहा है। लगभग हर जगह पे ये चीजें देखने को मिलती हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो मौजूदा विभाजनों के हिसाब से राजनीति और करने लगते हैं और इस तरह से क्या है आपका सामाजिक विभाजन जो है वो राजनीतिक विभाजन बन जाता है। कि क्या है आपका जो सामाजिक विभाजन जाति के आधार पर देखने को मिलता है ये क्या है, आप किसी समुदाय के लोग अगर इलेक्शन में खड़ा हुए तो अपनी समुदाय को क्या करने लगते हैं, लुभाने की कोशिश करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? लुभाने की कोशिश करने लगते हैं। जब लुभाने की कोशिश करने लगते हैं तो यही सामाजिक विभाजन जो है हमारा राजनीतिक विभाजन बन जाता है। ठीक है? अगर विभिन्न संघर्षता तत्वों के बीच राजनीतिक सामंजस्य स्थापित नहीं किया जाए तो देश विघटन की तरफ जा सकता है। क्या बात करता है आपका, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग ये कोशिश नहीं करें कि हम लोगों का जो सामाजिक विभाजन है उसको हम लोग अगर निपटा नहीं पाए, उसको अगर हम लोग सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए उसके बीचों में, अगर हम लोग उसको ठीक नहीं कर पाए तो इसके कारण क्या है, देश आपका धीरे-धीरे क्या हो सकता है, बँट सकता है। उदाहरण के लिए क्या है आपका उत्तरी आयरलैंड, क्या है आपका कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में ये आपको देखने को मिलता है कि बँट चुका है। उत्तरी आयरलैंड क्या है, उत्तरी आयरलैंड एक समय में किसका हिस्सा था, ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा था, जो कि काफ़ी समय से क्या है हिंसा, जातीय कटुता, राजनीतिक टकराव के गिरफ्त में रहा और लंबे समय के बाद ये क्या हुआ, इंग्लैंड से आपका धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अलग होना चाह रहा है। यहाँ पे आबादी मुख्यतः क्या है, ईसाई की ही है, मगर यहाँ पे ईसाई के 2 प्रमुख पंथ में क्या है, बुरी तरह से बँटे हुए हैं। यहाँ पे 53% आबादी किसका है आपका, प्रोटेस्टेंट का है, जबकि 44% आबादी आपका रोमन कैथोलिक है, जो कि नेशनल पार्टियों का नेतृत्व करती हैं। ठीक है? अब इनका मांग क्या है? इनका मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जो कि मुख्यतः कैथोलिक बाहुल्य हैं। यानी उत्तरी आयरलैंड में जो कैथोलिक पाए जा रहे हैं और साथ ही साथ आयरलैंड जो है आपका, वहाँ पे जो कैथोलिक लोग हैं, उन दोनों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाए। प्रोटेस्टेंट लोग का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने में पक्ष में हैं। अब ये प्रोटेस्टेंट जो लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, यूनियनिस्ट पार्टी का सपोर्ट करते हैं, जो कि वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ में रहना चाहते हैं। मगर उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड के जो कैथोलिक बाहुल लोग हैं, वो लोग अलग रहना चाहते हैं। ठीक है? क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट का है, तो प्रोटेस्टेंट वाले लोग क्या करेंगे, आपके प्रोटेस्टेंट का आपका समर्थन करेंगे, जिसके कारण क्या है आपका यूनियनिस्ट एवं नेशनलिस्ट के बीच में धीरे-धीरे आपका हिंसक टकराव और ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। इसी में क्या करेंगे, अब ये तो समाधान है नहीं आपका, तब जाके 1998 में, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपका, ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के हिंसक आंदोलन को बंद करने की बात को स्वीकार किया। कब का बात कर रहा है आपका, 1998 का। इस समय में क्या है आपका समझौता हुआ है, किसके बीच में हुआ है, ये आपका दो पार्टी जो था आपका नेशनलिस्ट पार्टी, इनके बीच में क्या है आपका स्वीकार हुआ, आपका समझौता स्वीकार हुआ और दोनों पीछों के बीच में जो हिंसक स्थिति थी उसको क्या किया गया, बंद किया गया। ठीक है? यही हुआ क्या आपका यूगोस्लाविया के साथ। यूगोस्लाविया क्या है आपका, यूगोस्लाविया भी आपका लगभग 15 देशों के आसपास में क्या हो गया, विभाजन हो गया। वहां पे क्या हुआ, वहां धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ ने यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया। अगर यूगोस्लाविया का टुकड़ा का बात करें तो यूगोस्लाविया का विभाजन आपको देखने को मिलता है कब, देखो यूगोस्लाविया का विभाजन का हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। यूगोस्लाविया का विभाजन, यूगोस्लाविया का विभाजन हुआ था आपका 1991 में। 1991 में आपका टोटल देखोगे तो स्लोवेनिया, उसके बाद देखोगे आपका तो क्रोएशिया,
उसके बाद देखोगा तब मेसोडोनिया, इसमें टूटा आपका यूगोस्लाविया। फिर उसके बाद 1992 में आपका और टूटा, देखोगे तो आपका बोस्निया और हर्जेगोविना, ये 2 स्टेट में टूट गया आपका। 1993 में बात करोगे तो कोसोवा इससे आपका अलग हो गया। 2006 में बात करोगे आपका तो सर्बिया हो गया और मोंटीनेग्रो। इतने भागों में आपका क्या है, यूगोस्लाविया आपका धीरे-धीरे टूट गया। दुनिया का ज्यादातर देश क्या है आपका, किसी न किसी प्रकार का सामाजिक विभाजन का शिकार है और ऐसे में विभाजन राजनीतिक शकल भी क्या होता है, अख्तियार करती हैं। जैसे ही आपका समाज विभाजित होगा तो राजनीति में क्या है, उसका राजनीतिक विभाजन भी आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर समाज 2 विभागों में बटा हुआ है तो वहां पे राजनीतिक विभाजन भी क्या हो जाएगा, 2 प्रकार का हो जाएगा। क्योंकि दोनों अलग-अलग समूह के जो लोग होंगे अपने अपनी अच्छाई के लिए, अपना-अपना जीवन को बेहतर करने के लिए 2 अलग-अलग ग्रुप का क्या करना शुरू कर देंगे, समर्थन करना शुरू कर देंगे और दोनों की विचारधाराएँ आपस में धीरे-धीरे मिलनी शुरू हो जाएँगी। दोनों की विचारधाराएँ धीरे-धीरे समाज को और ज़्यादा तोड़ती चली जाएँगी। एक समय ऐसा आएगा कि उसी के आधार पे समाज हमारा धीरे-धीरे क्या होता चला जाएगा, विभाजित हो जाएगा और इसके कारण हमारा समाज विघटित भी होते हुए दिख सकता है आपको। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजन की बात करना, विभिन्न समुदाय का अलग-अलग वादे करना आम बात है ये आपका, ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है? विभिन्न समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदाय की उचित मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियाँ बनाना इस कड़ी का हिस्सा है। अलग-अलग जो राजनीतिक ग्रुप होगा आपका, अलग-अलग जो राजनीतिक समूह होगा आपका, ये आपके हित के बारे में बात करेगा। आपके हित कहने का मतलब है कि जो समुदाय इससे जुड़ा होगा उसके हित के बारे में बात करेगा, दूसरा जो समुदाय होगा वो दूसरे के हित में बात करेगा। तो इसके कारण क्या है आपका, अधिकतर देशों में देखा जाता है कि मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजन के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। यानी आपको पता है कि हमारे समाज में जो जाति के आधार पे है, धर्म के आधार पे, इन सब आधारों पे भी हम लोग क्या है, जब मतदान करते हैं तो हम लोग इन सब आधार को भी बना के रखते हैं, ठीक है। कई पार्टियां अपने समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी हित के राजनीति करती हैं। इसके परिणित देश में विखंडन नहीं होता है। चलिए यहाँ तक हम लोग आज रहने देते हैं। मेनली हम लोग इसमें जो हम लोग यूगोस्लाविया का विघटन देखें, साथ में साथ 1998 में जो आपका समझौता हुआ था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। काका कालेकर समिति को याद रख लीजिएगा आप लोग और साथ ही साथ बीपी मंडल कमीशन, इसमें जो हम लोग बात किए ये आपके लिए तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ तक आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे फिर हम लोग कल देखेंगे, या हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक और देख लेते हैं कि सामाजिक विभाजन में जो 3 तत्व निर्धारण करते हैं। 5 मिनट का और क्लास थोड़ा सा बढ़ेगा। इसको खत्म करने के बाद हम लोग आगे बात करते हैं। सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व हैं आपके। कौन-कौन से हैं आपके सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व? सामाजिक विभाजन के आपके 3 निर्धारक तत्व जो हैं वो यहाँ पे आपके नीचे में दिए हुए हैं। पहला आपका क्या बात करता है आपका? पहला आपका बात करता है कि लोग अपनी पहचान स्व अस्तित्व तक ही सीमित रहना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय चेतना या स्थानीय चेतना भी होती है। एक तो हम लोग मानते हैं कि हम लोग सब लोग क्या हैं? भारतीय हैं। भारतीय होने के साथ-साथ हमारे अंदर ये भी भाव होता है कि हम बिहारी हैं, हम यूपी के हैं, हम मराठी हैं, हम गुजराती हैं। ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि और इसमें विभाजन होने के बाद हम लोग जिलों के आधार पे भी इसका विभाजन कर लेते हैं। कोई एक चेतना बाकी चेतनाओं को कीमत पर उग्र होने लगता है तथा समाज में असंतुलन पैदा हो जाता है। हम लोगों के अंदर जब तक सबके अंदर ये भावना है कि हम लोग भारतीय हैं, तब तक तो ठीक है। जैसे ही हम लोगों के अंदर ये भावना आने लगता है कि हम उत्तरी भारतीय हैं, हम दक्षिणी भारतीय हैं, तो इसके कारण क्या होता है आपका, समाज में असंतुलन पैदा होने लगता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया आपका, जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक तौर पर देखते रहेंगे तब तक उनका संघर्ष थम नहीं पाएगा।
जब तक आयरलैंड के लोग ये नहीं मानेंगे कि हम लोग पूरे के पूरे लोग क्या हैं, उत्तरी आयरलैंड के ही लोग हैं, हम लोग बाहर के नहीं हैं। उसके अंदर जो उपविभाजन है, जब तक वो लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक उनको बंद नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, जब तक इन विभाजन को वो देखते रहेंगे, तब तक वहाँ पे आपको ये दिक्कतें देखने को मिलेंगी। फिर या फिर हम लोग अपने बात करें भारतीय का, तो जब तक हम लोग बंगाल बंगालियों का है, तमिलनाडु तमिलों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, असम असमियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, इन सब भावनाओं को हम लोग नहीं दबाएंगे अपने अंदर, तब तक भारत की अखंडता, एकता, इन पे आपका खतरा बना हुआ रहेगा और ये दिक्कतें हमारे समाज में होंगी, ठीक है। अथवा उचित यही है कि पहचान के लिए सभी चेतनाएं अपने अपने मर्यादा में रहें एवं एक दूसरे की सीमा में दखल ना दें। कहने का मतलब हम लोग अगर अपना पहचान बनाए हैं कि हम लोग भारतीय हैं, तो हम सभी भारतीयों को ये मानना पड़ेगा कि हम लोग भारतीय हैं। अगर इस भारत के अंदर हम लोग कहीं भी रहते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, तो हम लोगों को अंदर एक भावनाएं विकसित करनी होगी कि हम लोगों को भारतीय हैं और हम लोगों का ये पूरा क्षेत्र जो है, ये सभी क्या है, भारतीय का है। ये मराठियों के लिए महाराष्ट्र नहीं है, बिहारियों के लिए बिहार नहीं है। इन सारी भावनाओं को हम लोगों को दबाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा माने तो कोई समस्या नहीं होगी। यानी हम लोग बिहारी नहीं है, हम लोग मराठी नहीं है, हम लोग सिर्फ एक हैं और हम लोग वह क्या हैं, भारतीय हैं। इस भावना को हम लोग अपने अंदर जब पैदा करें, तो ये हमारा समाज एकता की ओर आगे बढ़ेगा। उदाहरण स्वरूप बेल्जियम में अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई मानते हैं, भले ही वो डच और जर्मन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, भाषा अलग अलग लोग बोल रहे हैं, मगर वे लोग क्या मानते हैं कि हम सभी लोग क्या हैं, बेल्जियम के हैं, ठीक है। हमारे देश में भी ज्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा नजरिया रखते हैं। हम लोग भले ही आपस में लड़ते हैं, परंतु हम लोग जब कहीं भी देखने को मिलता है, तो हमारे अंदर देखने को मिलती है कि हम लोग क्या हैं, भारतीय हैं। भारतीय विभिन्नताओं का देश है, फिर भी सभी नागरिक सर्वप्रथम अपने आप को क्या मानते हैं, भारतीय मानते हैं, ठीक है। यही क्या है, यही हमारे देश का एकता और अखंडता का प्रतीक आपको देखने को मिलता है कि हम सभी लोग अपने आप को क्या मानते हैं कि हम सभी लोग भारतीय हैं, ठीक है। यानी पहला आपका क्या हो गया, पहला हो गया आपका पहचान, ठीक है, यानी क्षेत्रीय पहचान, ठीक है। अब दूसरा आपका क्या बात करता है, दूसरा महत्वपूर्ण चरण है किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष मांगों को राजनीति दल कैसे उठा रहे हैं। यानी दूसरा हो गया आपका क्या, दूसरा हो गया आपका समुदाय। पहला आपका क्षेत्रीय पहचान, दूसरा आपका समुदाय हो गया। संविधान के दायरे में आने वाले और दूसरे संविधान को नुकसान ना पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना बहुत आसान होता है, ठीक है। उपलिखित वृत्तांत से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार सत्ता के दशक के पूर्व का राजनीतिक स्वरूप तथा 80 एवं 90 के दशक का राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव हुआ और भारतीय समाज में सामंजस्य अभी तक बरकरार है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ धीरे धीरे देखोगे तो हम लोग 1967 का बात किए, तो उसके हम लोग 70 के दशक का बाद का बात किए, 70 के दशक के बाद के हम लोग 90 के दशक का बाद का बात किए। तो धीरे धीरे हम लोग इन सब चीजों को क्या मान लिए, हम लोग धीरे धीरे इन सब चीजों को, पहचान को, इन सब चीजों को हम लोग मान लिए। तो हमारे यहाँ ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। परंतु वहीं हम लोग जब यूगोस्लाविया का बात किए, तो यूगोस्लाविया का क्या है, नेता जो है वो ऐसा ऐसा पहचान मांगना शुरू कर दिया कि देश के सीमा के भीतर रहना संभव नहीं हो पा रहा। यूगोस्लाविया धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत सारे देशों के बीच में, बहुत सारे गुटों के बीच में धीरे धीरे आपका टूटता चला गया। तीसरा आपका क्या बात करता है, तीसरा आपका बात करता है सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम स्वरूप पर भी निर्भर करता है। यानी सामाजिक विभाजन जो है आपका, ठीक है, सामाजिक विभाजन, यह महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। अगर भारत के पिछड़ों एवं दलितों के प्रति न्याय की मांग सरकार शुरू से ही खारिज करती रहती, तो आज भारत बिखराव की कगार पे होता। लेकिन सरकार इनके सामाजिक न्याय को उचित मानते हुए सत्ता की साझेदारी बनाया और उसे देश की मुख्य धारा में जोड़ने का ईमानदारी से प्रयास किया। हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ जब माना 70 के बाद जो संघर्ष देखने को मिला, ये संघर्ष को क्या है, इस संघर्ष को धीरे 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 सरकार क्या कर ली, स्वीकार कर ली। अगर स्वीकार नहीं करती तो हमारे यहाँ भी जो हमारा देश है, ये जो अभी आपका राज्य में बटा हुआ है, ये धीरे धीरे आपको छोटे छोटे देशों में बटता हुआ दिख जाता, ठीक है। इसीलिए क्या है, आपका छोटे छोटे संघर्ष के बावजूद भी क्या है, हमारे यहाँ आपका समरसता और सामंजस्य स्थापित है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो छोटे छोटे संघर्ष थे उनको मान लिया, सरकार के द्वारा क्या हुआ, हमारी मांगों को मान लिया गया। उसी तरह बेल्जियम में भी हम लोग अगले चैप्टर में भी बात करेंगे
कि बेल्जियम में भी क्या है, सभी समुदाय के हितों को माना गया और उसके क्या है, सामुदायिक सरकार के उचित प्रतिनिधित्व को दे दिया गया। यानी तीसरे लेवल पे जो गवर्नमेंट बना था उसमें हम लोग सामुदायिक सरकार का बात किए थे कि वहाँ पे तीसरे लेवल का एक गवर्नमेंट बना था, जो कि आपका हर समुदाय के लोग अपने तीसरे तीसरे स्तर पे उसको बना सकते थे। मगर श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में राष्ट्रीय एकता के नाम पर तमिल के न्यायपूर्ण मांगों को क्या करने लगा? दबाया जाने लगा, जिसके कारण श्रीलंका क्या है आपका धीरे-धीरे श्रीलंका आपका सामाजिक विभाजन की ओर आगे बढ़ता चला गया। ताकत के दम पे एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर कहाँ ले जाती है? विभाजन की ओर ले जाती है। कि ताकत के दम पे आप सोचोगे कि हम लोग अ, किसी को दबा के रख पाएँ तो ये आपका हो सकता है 10 साल तक रहे, 20 साल तक रहे, 30 साल तक रहे, मगर एक समय आएगा कि धीरे-धीरे जो समाज है ये आपके दबाव से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा और आपका वो बेड़ी को तोड़ देगा। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन का राजनीति अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का भी लक्षण है। सामाजिक विभाजन दिखना चाहिए लोकतंत्र में, सामाजिक विभाजन दिखना चाहिए और इस विभाजन का क्या है, इस विभाजन के बीच में आपका क्या है, सामंजस्य की स्थिति होनी चाहिए। ये लोकतंत्र की आपकी क्या है, एक खूबसूरती भी है और आपका लक्षण भी है। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों के अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों को संतुलन करने का काम आती है। लोकतंत्र में क्या है आपका, सामाजिक विभाजन है आपका, जो भिन्नताएं हैं उसी के आधार पे क्या है आपका, देखोगे तो अलग अलग समुदाय के बीच को हम लोग क्या करते हैं, सत्ता की साझेदारी में मिला के उनको लोकतंत्र में और बेहतर तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। परिणामतः कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद तक ज्यादा उग्र नहीं हो पाता। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को और मजबूत करने में सहायक हो पड़ती है। अगर किसी की मांग भी होती है तो उस मांग को क्या कर जाता है, इस मांग को मांग लिया जाता है और आपका ये लोकतंत्र में एक बहुत अच्छा पहलू देखने को मिलता है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावी के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं और उनका समाधान पाने की कोशिश करते हैं। ये लोकतंत्र में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बाद में देखेंगे, अभी हम लोग यहीं तक के लिए रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।